डेमोक्रेसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, दोनों में जो डिफरेंस है या दोनों में जो अंतर है आज के समय में, उस पर आज हम जोर से चर्चा करेंगे। डेमोक्रेसी, उसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी था जो अब्राहम लिंकन के जब 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, उसके बाद एक शासन पद्धति की शुरुआत की गई है। एक शासन पद्धति की शुरुआत की गई, वह शासन पद्धति डेमोक्रेसी था। इसके पहले राजतंत्र था। राजतंत्र, धर्मतंत्र या जो है और भी ब्यूरोक्रेट टाइप का था। लेकिन जब 1776 में आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र की स्थापना हुई, और इस लोकतंत्र को पूर्णतः व्याख्या जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के द्वारा उसको परिभाषित किया गया बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया गया। उसमें कहा गया जनता के द्वारा जनता के लिए जो प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करता है वह लोकतंत्र कहलाता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकतंत्र में आता है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, ठीक है। जनता के बीच के द्वारा 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ, इसी के तर्ज पर इसी का अनुकरण करते हुए 1947 में जब भारत आजाद हुआ, क्या जब इंडिया बिकम फ्री on 15th August 1947 from British rule. What happened? फिर क्या हुआ? आजाद हो गया, ठीक है। 1947 में 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा यानी भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर को, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। भारतीय संविधान सभा के निर्माता जो थे या संविधान सभा के सदस्य जो थे, उन्होंने अनुकरण किया किसका? डेमोक्रेसी का। अमेरिका जब आजाद हुआ, अमेरिका की स्वतंत्रता का, ठीक है, भाई इंडिया में भी जो होना चाहिए वो डेमोक्रेसी होना चाहिए। बहुत सारे संविधानों का अनुकरण किया। उसके बाद जो है लगभग 68 देशों के संविधानों का अनुकरण करने के बाद
संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे आर्टिकल के साथ भारत में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, भारत में इसे लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के जो निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, वो सोचे थे कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, जनता के द्वारा किसी भी प्रतिनिधि को चुना जा सकता है जो जनता अपने मतलब हितकारी समझता है, जिसे उसे चुन करके विधायिका का सदस्य बना सकता है। अब शासन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है? शासन चलाने के लिए 3 चीज इम्पोर्टेंट है। शासन चलाने के लिए 3 कौन सा है? 3 अंग है। ये है विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका। संविधान सभा के निर्माता जो है, न्यायपालिका को तो स्वतंत्र कर दिया, उसको स्वतंत्र कर दिया। इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आते हैं, लेकिन विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। कार्यपालिका जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। इसी में से कार्यपालिका के का जो सदस्य का चुनाव होता है विधायिका के सदस्यों के अंतर्गत या विधायिका के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। ठीक है, विधायिका के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। किसका चुनाव? कार्यपालिका के सदस्यों का। अब कार्यपालिका विधायिका का काम क्या है? शासन के लिए रूल बनाना, यानी कानून बनाना। ठीक है, और कार्यपालिका का काम है जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया है उस कानून का क्रियान्वयन करना, यानी उस कानून के अनुरूप शासन चलाना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, शासन चल गया। न्यायपालिका का काम है जो उससे उत्पन्न विवाद होता है उस विवाद का निपटारा करना। राइट, अब देखिए, जब विधायिका के सदस्य का चुनाव, विधायिका के सदस्य का जो प्रक्रिया है इसके सदस्य बनने का, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोला जाए, क्वेश्चन इसके बारे में, तो कहेंगे क्या वर्तमान समय में भारत का लोकतंत्र धनतंत्र का रूप बन गया है? इसका क्वेश्चन जो है आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी बताए थे, शासन यानी चलाने के लिए पहले नियम को बनाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है? विधायिका, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, विधायिका है। विधायिका के जो सदस्य होते हैं जनता के चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। अब जनता के चुने गए प्रतिनिधि यानी जनता के चुनाव होगा। राइट, जनता का जो बीच में होगा इलेक्शन होता है।
इलेक्शन होता है। इलेक्शन के लिए भारत में इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, जो 3 सदस्य है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 अन्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। इसमें 3 सदस्य होता है। राइट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में। इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, गठन हो गया कि भाई आपका काम जो है चुनाव कराना है, जो है राज्य के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग है। चुनाव कराना है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। केंद्र में चुनाव कौन सा होता है? लोकसभा का। तो लोकसभा का यहाँ गौर करने वाली है। क्वेश्चन आपका है धनतंत्र का रूप बन गया है क्या? लोकतंत्र धनतंत्र का रूप बन गया है? इस क्वेश्चन पर गौर कर रहे हैं। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का गठन कर दिया गया, लोकसभा का चुनाव आ गया। इसका आ गया लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा का चुनाव के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545। कितना है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 545 है, बराबर। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545, यानी 543 प्लस 2 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 2 सदस्य हैं, इस 2 सदस्य का चुनाव, ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, मनोनयन। ये होते हैं एंग्लो इंडियन। सारे सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकते, लोकतंत्र का हनन होगा। 543 सदस्यों का चुनाव राज्य प्लस संघ क्षेत्र से होता है। राज्य प्लस संघ क्षेत्र से किया जाता है, बराबर। ठीक है। इसका चुनाव इलेक्शन कमीशन 2019 का चुनाव देखते हैं। अब इसका चुनाव के लिए जब संविधान सभा के निर्माता ने कहा कि भाई लोकसभा का चुनाव होना चाहिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व लोकसभा में जाएंगे, विधायिका के सदस्य बनेंगे और जनता पे शासन करेंगे, क्योंकि उसके जो प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधित्व जो करते हैं, उसे मान लिया जाता है कि वो जनता का ही निर्णय है। ठीक है। तो ये राज्य प्लस संघ क्षेत्र से 543 सदस्य का चुनाव हो रहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। अब कहा इस चुनाव में कौन भाग ले सकता है? इस चुनाव के लिए लोकसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगा? अर्हताएं कौन कौन सी हो सकती है? पहला, वह निर्धारित आयु को पूरा कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट, निर्धारित आयु को पूरा कर लिया। राइट। निर्धारित आयु कौन सी है? यानी 25 वर्ष की आयु कोई भी व्यक्ति पूरा कर लिया हो, वह लोकसभा के चुनाव को लड़ सकता है। ठीक है। दूसरा जो है वह कहता है दिवालिया ना हो, पागल ना हो,
मानसिक रूप से सही हो, मानसिक रूप से सही हो। शारीरिक रूप से अगर सही हो या ना हो, लेकिन मानसिक रूप से सही होना चाहिए, तभी वो विधायिका का सदस्य बन सकता है। राइट। देन 4 नंबर, वह किसी भी आपराधिक मामले से जुड़ा ना हो। जुड़ा ना हो यानी उसे, जिस पर जो है कोई अपराध का मुकदमा ना हो, वह कोई आपराधिक कृत्य में शामिल ना हो, वह देशद्रोह के कृत्य में शामिल ना हो, वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब आ जाएगा धीरे धीरे आपके आंसर का, जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, मानसिक रूप से सही हो, दिवालिया ना हो, निर्धारित आयु पूरा कर लिया, मानसिक रूप से भी सही है, आपराधिक मामला से भी नहीं जुड़ा होना चाहिए। राइट। अब इसको देखिए कि इसके चुनाव के निर्धारण जो है, लड़ने के लिए, इलेक्शन को लड़ने के लिए, चुनाव को लड़ने के लिए कोई धन का निर्धारण नहीं किया गया था, कोई संपत्ति का निर्धारण नहीं किया गया था कि आप जो है उस चुनाव को लड़ने के लिए आपके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अभी वर्तमान समय में ऐसी पद्धति या ऐसी प्रक्रिया बनती जा रही है कि उसमें धन, यानी क्या बोलता है, आपका जो आर्थिक रूप से मजबूत होना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी धन तंत्र की ओर, यानी धन तंत्र का रूप बन गया है। धन तंत्र की ओर कैसे चल रहे हैं, इस पे देखिए। वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव में जो उम्मीदवार के द्वारा खर्च किया जाता है, लोकसभा में जो लोकसभा के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार के द्वारा खर्च किया जाने वाला राशि है, वो किसके द्वारा निर्धारित किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा। भाई आप इतनी राशि को खर्च कर सकते हैं चुनाव में, तो वो है 95 लाख। 95 लाख प्रति उम्मीदवार। ये मैक्सिमम है, जिसका रिकॉर्ड क्या है, जिसका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास होता है। अब 543 सदस्यों का चुनाव हो रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा? ये हो गया लाख रुपए का जो खर्च है, ये है 543 सदस्य का चुनाव, 49,050 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं 543 सदस्य। बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि है ये। अब इसमें जो है, इसका आगे आंसर बताऊंगा क्यों धन तक है। ठीक है, इस पहले आंकड़ा देख लीजिए। अगर प्रत्येक जो है लोकसभा क्षेत्र में एक कैंडिडेट अगर चुनाव जो है, इसके एवज में कम से कम 3 होते हैं, 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए, कम से कम 3 पार्टी का, या जो है क्षेत्रीय केंद्रीय पार्टी है
तो उस पार्टी के अनुसार अगर मैक्सिमम 3 भी लिया जाए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक 1,47,158,150,00,000 रुपए लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार के द्वारा खर्च किया जाने वाला राशि है जब प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 3 हो। उम्मीदवारों की संख्या 3 हो। बहुत बड़ी राशि है, 1,47,150,00,000 रुपए, जिसका कोई यूज नहीं है, जो मिसयूज के तौर पर लोकसभा के चुनाव में पानी की तरह बहाया जाता है। राइट। अब इस चुनाव को लड़ने के लिए जिस कैंडिडेट के पास 95 lakhs, who having 95 lakhs, then he left for the election. यानी अगर चुनाव आपको लड़ना है तो 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। अब कहता है डेमोक्रेसी। अब क्या कहता है? डेमोक्रेसी कहता है जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए प्रतिनिधि। ठीक है। जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व ही क्या लोकतंत्र में जनता के ऊपर शासन करता है। अब इसमें देखिए, चुनाव लड़ने की जो निहिताएं थी, 25 वर्ष के पूरा कर दिवालिया न हो, कहीं इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई उल्लेखित नहीं किया गया है। उसमें आपके पास असीमित मात्रा में धन की जो संग्रह हो, कहीं नहीं उल्लेख किया गया। लेकिन वर्तमान समय में सबसे इंपॉर्टेंट है चुनाव लड़ने के लिए राशि, यानी आर्थिक स्थिति। अब इसमें जो है, अगर सामान्य रूप से भारत की जनता को 3 वर्गों में बांटे, 3 वर्गों में बांट करके व्याख्या किया जा सकता है। देखिए, 3 वर्गों में एक हो गया निम्न क्लास, निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय जिसको कहते हैं मिडिल वर्गीय, मिडिल क्लास, और एक हो गया उच्च वर्गीय। ठीक है। उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। गरीबी रेखा, इसको चुनाव होना से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल अपना रोट खाना है, पीना है, इनका रहना है, ना ही पढ़ाई लिखाई से मतलब है, ना ही चुनाव से मतलब है, ना ही कोई देश में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन रात ये मेहनत करेंगे तभी खा पाएंगे। मध्य वर्गीय का समस्या क्या है? मध्य वर्गीय तो जीना चाहता है, लेकिन इसको इस तरह से उलझा कर रख दिया गया है कि अपने आप में उलझ गया है। सुबह 10 से 5 ड्यूटी, ठीक है, और सैलरी मान लिया जाए 50 से 60 हजार सैलरी मिल रहा है, बहुत खुश है। ये चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि खर्च इसके हो जाएंगे, घर पढ़ाना, बच्चों को लिखाना है, घर बनाना, ये बनाना है, वो करके इसको खत्म हो जाए। उच्च वर्गीय है, ये फंड करते हैं। अब जो है, जो फंड करेंगे तो जो प्रतिनिधित्व होंगे, जो प्रतिनिधि करेंगे तो उनको ये फंडिंग करेंगे। फंडिंग करेंगे तो रूल किसका हो जाएगा? इनडायरेक्ट रूप से जो फंड करता है उसको उसका शासन हो जाता है।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो फंड करता है उसी का शासन चलता है। तो डेमोक्रेसी जो है आधुनिक, जो लोग जो संविधान सभा के निर्माता ने जैसी कल्पना की थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जैसी कल्पना की थी कि भारत में एक जनता के द्वारा बनाया गया शासन का स्वरूप होगा, उस स्वरूप को पूर्णतः जो है धनतंत्र में परिणत होता चला गया। यानी आपको ये जो है ये हाई क्लास लेवल वाले का फंडिंग है, हाई लेवल क्लास है, यानी इसके पास आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है, ठीक है, इसलिए फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग करने के बाद जो है, जब फंडिंग कोई भी करेगा, अगर 1 रुपए किसी के ऊपर खर्च कर रहा है तो 10 रुपए उससे कलेक्ट करने की बात को सोचेगा। तो इससे इस शासन में डेमोक्रेसी का जो ये रूप है ये 2 बार घट जाता है, जो 90% के करीब है, और ये जो है 10% के करीब है। यानी 10% आज भी धनतंत्र भारत के डेमोक्रेसी का अहम हिस्सा है। यानी भारत का जो वर्तमान में स्थिति है डेमोक्रेसी का, वो धनतंत्र का रूप बन चुका है। इस तरह से व्याख्या अगर करें तो भारत में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो धनतंत्र का रूप है। स्टेट में भी देख लीजिए, स्टेट में भी चुनाव आए, इसके बाद पहले स्टेट में देने से पहले ये तो हो गया उम्मीदवार के द्वारा राशि, और लगभग 2019 में जो चुनाव में जो खर्च किया गया था देश का, लगभग 65,000 करोड़, 6500 करोड़ रुपए ये चुनाव आयोग के द्वारा खर्च किया गया था। ये जो राशि किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, इतनी बड़ी राशि एक इलेक्शन में, चलो ये मानते हैं, लेकिन जो है उम्मीदवार के द्वारा उतनी राशि खर्च किया जाता है, वो बहुत बड़ी राशि है। अब अगर राज्य सरकार में लिख ले, बिहार सबसे गरीब स्थिति में है, तो इसके 243 सीटों पर चुनाव होता है बिहार विधानसभा का। बिहार विधानसभा का चुनाव कितने सीटों पर? 243। 243, और विधानसभा में चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्धारित की गई है कि उम्मीदवार मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है, 40 लाख रुपए पर कैंडिडेट, पर उम्मीदवार 40 लाख रुपए पर उम्मीदवार खर्च कर सकता है। 243 गुने 40, 9720 लाख रुपए अगर एक उम्मीदवार खड़ा है, और उसी तरह से अगर 3 उम्मीदवार कर दे तो कितना हो जाएगा, 29,160 लाख रुपए एक राज्य के इलेक्शन में खर्च होता है, जो जिसका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास होता है। उम्मीदवार के द्वारा इतना खर्च किया जाता है, जब प्रत्येक विधानसभा में मैक्सिमम 3 उम्मीदवार है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक विधानसभा में कम से कम उम्मीदवारों की संख्या 10 से ऊपर होती है, या 10 नहीं तो 5 से तो ऊपर, एवरेज 5-7 निकल ही आता है, ठीक है। तब 3 उम्मीदवार भी रखे हैं, तब भी इतना ज्यादा या इतनी बड़ी रकम है, इतनी बड़ी राशि है। इस राशि के फंडिंग जो करेगा वही रूल करेगा। अब इस पे जो है जिसके पास फंडिंग होगा, यानी जो चांदी के चम्मच लेके पैदा होगा, वही क्या बोलता है, रूल करेगा, यानी शासन करेगा, वही चुनाव लड़ सकता है, राइट। तो धनतंत्र का या लोकतंत्र, भारत में जो लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, वो धनतंत्र का रूप हो गया है। यानी जिसके पास धन हो, जिसके पास राशि अधिक हो, जिसके पास आर्थिक स्थिति हो, वही लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में चुनाव को लड़ सकता है, राइट। इस तरह से आपका आंसर जो हो गया, वर्तमान में के समय भारत में लोकतंत्र धनतंत्र का रूप बन गया।